हाँ, तो आपके पास इन्हीं चारों पांचों में से एक सेशन, एक कोई क्वेश्चन आ जाता है घुमा फिरा के। अब आइएगा, इसके आगे क्वेश्चन है क्या? अगर नहीं है तो बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करते हैं। है भाई, क्वेश्चन है। आइए, क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। पहले वाले में क्या ये एसिडिक स्ट्रेंथ ही नहीं दिखाएगा? ऐसा क्यों? H+ है, H+ देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। हाँ, यहां पे माइनस H या SIR इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है। रेजोनेंस वगैरह हो, मिजोमेरिक हो, या आपके पास कोई भी इफेक्ट आता है, मिजोमेरिक हो गया, ऑर्थो इफेक्ट, ये सब तो रेजोनेंस वाले होते हैं। यहां तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो साइक्लोहेक्सेन है। अब क्या साइक्लोहेक्सेन में केवल इंडक्टिव लगेगा? तो देखो भाई, यहां पे COO- बना हुआ है, और क्या ये प्लस आई से अनस्टेबल कर दिया? क्या बेटा यहां भी आपके पास यहां कुछ भी नहीं लग रहा है? अब मेजॉरिटी आप एग्जाम में पता है क्या गलती करोगे? यहां पे देख लोगे, अच्छा सर ऑर्थो इफेक्ट तो लग ही रहा होगा। ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड में लगता है। ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है ही नहीं, रेजोनेंस है ही नहीं। वहां पे मत सोच लेना ऑर्थो इफेक्ट। समझ में आया? यहां पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, यहां पे तो केवल इंडक्टिव लग रहा है। और इंडक्टिव लग रहा है तो क्या प्लस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा ना? प्लस आई से तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, -M और -I बढ़ाता है। तो देखो, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ B ग्रेटर देन A होगा? और ये बहुत जल्दी जल्दी में गलत कराने के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ना? जल्दी जल्दी में आपको ऑर्थो इफेक्ट नया नया पढ़े होते हो, लगा देने का मन करता है, चलो भाई ऑर्थो इफेक्ट लगा के आंसर ले आते हैं। अब बेटा -1 भी लेके आ ही जाते हो, है ना? इस बार तो जीता जागता सबूत हो तुम खुद के खुद, है ना? इस बार जो कटा है तुम्हारा नंबर ऑर्गेनिक में, है ना? इस बार तो बेटा जो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आ रहा है ना? अरे कुछ लोग तो वो गलत करके आए हैं, और वही सवाल सब पूछ रहे हैं, बैकबोन प्लस रेजोनेंस वाला। भाई एक बैकबोन था, एक बगल में बैकबोन प्लस रेजोनेंस था, तो बैकबोन प्लस रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल था। क्लास का क्वेश्चन था। कह रहे सिलेबस में नहीं था। क्या रेजोनेंस सिलेबस में नहीं है? क्या मीजोमेरिक सिलेबस में नहीं था? वही तो था वो क्वेश्चन, रेजोनेंस मीजोमेरिक का था। अब तुम्हें क्या पेज नंबर लिख के दूं कि ये पेज नंबर से आएगा? बेटा तुम ऑटो ले लो, एक ऑटो चलाओ बाहर जाके। इतना सहूलियत में उन्हीं की जिंदगी होती है। हाँ भाई इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या यहां पे SIR इफेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लगेगा, क्योंकि OH जो है वो हल्की ग्रुप था। बहुत बढ़िया बेटा, बल्कि से ही रिपल्सन होता है, हल्की से रिपल्सन नहीं होता है, तो यहां पे SIR नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है। तो देखो H+ हटा के माइनस बनाया, H+ हटा के माइनस बनाया, H+ हटा के माइनस बनाया। क्या बेटा H बॉन्ड लगेगा कि नहीं पहले वाले में? H बॉन्ड लगेगा कि नहीं पहले वाले में? और मैंने बोला था H बॉन्ड लगने के लिए M ग्रुप का इक्वल होना जरूरी है। केवल ऑर्थो नहीं, ऑर्थो वाले में लगता है, हर जगह नहीं लगता है। H बॉन्ड यहां दो, यहां पे लग रहा है +M और एक -M। M इफेक्ट इक्वल है क्या? एक -M, दो +M, M इफेक्ट इक्वल है क्या? नहीं है। लेकिन यहां पे M इफेक्ट इक्वल है, एक +M और एक -M। यहां पे M, तो यहां पे H बॉन्ड आप सोच सकते हो, यहां तो सोच भी नहीं सकते। चलो तो OH क्या लगाएगा? OH ऑर्थो पोजीशन पे लोन पे रह क्या +M लगाता है, ऑर्थो पोजीशन पे +M लगा रहा है, और +M से स्टेबल होगा कि हाईली अनस्टेबल होगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। बढ़िया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? C। फिर B आया, A या B? क्या दूसरे वाले में H बॉन्ड होगा या नहीं होगा? होगा ना? तो अगर H बॉन्ड हो गया तो हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं देना चाहेगा। हाइड्रोजन तो उसका एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया भाई, हाइड्रोजन ने एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया, तो H+ देना ही नहीं चाहेगा। लेकिन क्या ये +M लगा के अनस्टेबल कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हुआ, इसका भी +M लगा के एसिडिक स्ट्रेंथ कम हुआ, लेकिन भाई इसमें तो H बॉन्ड लग गया। H बॉन्ड लग गया तो ये तो बिल्कुल नहीं देना चाहेगा। H बॉन्ड लगने का मतलब समझ रहे हो? हाइड्रोजन ने अलग से एक बॉन्ड बना लिया, यहां पे एटलीस्ट हाइड्रोजन ने बॉन्ड तो नहीं बनाया, अनस्टेबल ही कर रहा है +M से, बट हाइड्रोजन ने कोई बॉन्ड थोड़ी बना लिया है। तो क्या होगा आपके पास? C, फिर A
और बी, बी इसलिए कम हो जाता है क्योंकि क्या बना लिया उसने, H बॉन्ड। हाइड्रोजन ने एक नया बॉन्ड बना लिया, अब हाइड्रोजन देना ही नहीं चाहता, रिलीज ही नहीं करना चाहता। लास्ट वाले क्वेश्चन में H अल्फा, H बीटा, H गामा है, कौन जल्दी निकलेगा? अल्फा जल्दी निकलेगा, कौन, किसका H प्लस जल्दी निकलेगा, ये पूछा गया। बीटा अल्फा गामा, देखते हैं, कर लो सब लोग कर लो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, बीटा अल्फा गामा या अल्फा बीटा गामा? बीटा अल्फा गामा। देखते हैं एक बार, अगर H अल्फा हटाओगे तो क्या यहां माइनस बनेगा, H बीटा हटाओगे तो यहां माइनस बनेगा, और H गामा हटाओगे तो यहां माइनस लगेगा। अब ध्यान से देखना, क्या बीटा वाला में दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है? भाई लेफ्ट में भी रेजोनेंस और राइट में भी रेजोनेंस, तो क्या बीटा वाले में ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो वो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा। अब आ जाओ अल्फा और गामा में, अल्फा में रेजोनेंस हो रहा है, गामा में भी रेजोनेंस हो रहा है, बट गामा में क्या प्लस आई से अनस्टेबल हो रहा है? गामा में प्लस आई से अनस्टेबल हो रहा है, नहीं हो रहा? तो बेटा गामा में अनस्टेबल हो गया, अल्फा में एटलीस्ट अनस्टेबल तो नहीं हो रहा। बीटा हो गया, फिर अल्फा हो गया, फिर गामा हो गया। एक और चीज, एक वर्ड है ना, एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको ध्यान में रहना चाहिए, आगे रिएक्शंस वाले चैप्टर में काम आएगा। मतलब एनसीईआरटी के जीओसी में नहीं है, हाइड्रोकार्बन में। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो, बोर्ड पे देखना, अगर मान लो ये CH2 ग्रुप है और इधर बेटा COO और इधर COO लगा हुआ है। एक बात बताओ, CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं, CH3 को हम लोग मिथाइल बोल देते थे, और CH2 को हम लोग मिथाइलिन बोल देते थे, कॉमन नेम मिथाइलिन बोलते थे। अच्छी बात है, क्या यहां पे ये CH2 ही दिख रहा है आपको? तो क्या मैं इसको मिथाइलिन ही बोल सकता हूं? बोल सकते हैं। अब बोर्ड पे देखिएगा, अगर मिथाइलिन ग्रुप दोनों साइड रेजोनेंस करे, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अगर मिथाइलिन ग्रुप दोनों साइड रेजोनेंस करे, लेफ्ट में भी और राइट में भी, इसी को बोला जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो क्या यहां पे बीटा वाला देखो ध्यान से, क्या एक्टिव मिथाइलिन है? क्या एक्टिव मिथाइलिन का एक जनरल डेफिनेशन बता देता हूं, कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर मिथाइलिन के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, यानी कि सीधा लिख लो -M लगा है, अगर CH2 के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, यानी कि -M लगा है, दोनों साइड -M लगा है, दोनों साइड रेजोनेंस कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये एक टर्मिनोलॉजी है, बस लिख लीजिएगा, काम आएगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, और इसका बहुत ज्यादा काम आएगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर में। व्हाट इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप अगर दोनों साइड बेटा -M से घिरा हुआ है, मिथाइलिन ग्रुप अगर दोनों साइड -M से घिरा हुआ है, दोनों साइड रेजोनेंस कर रहा है, हाईली स्टेबल मिथाइलिन बन रहा है, इसी को बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये H प्लस देना चाहता है, H प्लस देते ही हाईली स्टेबल होना चाहता है। अच्छा, अगर ये H प्लस देगा तो क्या ये रिएक्शन करेगा? भाई H प्लस देते ही माइनस बन गया, और माइनस देगा तो रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने वाले को एक्टिव ग्रुप बोलते हैं, आगे पढ़ाऊंगा। रिएक्शन करने वाले को एक्टिव ग्रुप बोलते हैं, जो जल्दी रिएक्शन कर जाए, और ये जल्दी रिएक्शन करेगा क्यों? H प्लस हटाते ही स्टेबल बन रहा है। व्हाट इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? अगर मिथाइलिन ग्रुप के दोनों साइड -M या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, अगर दोनों साइड रेजोनेंस कर रहा हो, तो उसको क्या बोल देते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। हो गया 20 क्वेश्चन, 20 नंबर तक हो गया है। हाँ बताओ भाई, कोई डाउट? अब लिखोगे बेटा जनरल ऑर्डर। अच्छा, जनरल ऑर्डर से पहले
बहुत अच्छा लगेगा जब बेटा 19 नंबर क्वेश्चन को ऐसे डब्बे में करिए और काट दीजिए। क्यों? है ना, क्यों काट दीजिए सर? क्योंकि आपने रॉन्ग किया है ना। जनरल ऑर्डर से पहले एक शॉकिंग देना आपको जरूरी होता है, इसके बाद हम लोग जनरल ऑर्डर पे आ जाएंगे और फिनिश ही हो जाएगा, है ना। तो और काटना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब तक आपको बार बार रिवीजन के समय दिखेगा नहीं कि ये गलत है, तब तक गलत करोगे। अब देखना ध्यान से, ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि आपने H प्लस हटा के माइनस बनाने के बाद की प्रोसेस नहीं समझा। इसमें ध्यान से देखना, यहां पे SIR तो नहीं लग रहा है। ध्यान से देखना, यहां पे SIR तो नहीं लग रहा है, अच्छी बात है। मतलब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, इसलिए आप लोग दोबारा लिखना इसको, ऐसा नहीं कि हाँ सर ने मिटा दिया हम भी फाड़ देते पेज। H प्लस हटा के बेटा माइनस बनाना है, H प्लस हटा के COO माइनस बनाना है, H प्लस हटा के COO माइनस बनाना है। जब H प्लस हटा के माइनस बनाओगे, जरा गौर से देखना मैंने क्या किया। पहले वाले कंपाउंड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और ये जेई एडवांस का है, मेंस जेई एडवांस का PYQ है। अब कहोगे सर आएगा क्या? हाँ आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और कोई रॉकेट साइंस है नहीं तो एग्जाम से आएगा। अभी देखना, बस एक छोटा सा बस आपको लॉजिक यूज करना था जो आप कभी करते नहीं हो। आओ बेटा, OH ग्रुप के आने से इतना पता लग गया हल्की ग्रुप है, और हल्की ग्रुप है तो SIR नहीं लगेगा। SIR नहीं लगेगा, सारे प्लेन में ही है, कोई प्लेन से बाहर नहीं गया। लेकिन कल ही मैंने पढ़ाया था कि अगर बेटे आपके पास COO माइनस, अब COO माइनस क्या बेटे प्लस I ग्रुप हो जाता है, COOH माइनस M लगाता है, माइनस I लगाता है, लेकिन COO माइनस प्लस I के ऑर्डर में लिखा था, याद करो, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस COO माइनस। तो जैसे ही आपने उसको COO माइनस किया, क्या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहा ना, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, प्लस I लगाने लगा। अब देखो, क्या बेटा आपके पास H बॉन्ड नजर आ रहा होगा? H बॉन्ड नजर आ रहा है ना, हाँ या ना। नेक्स्ट, अगर स्मॉल ग्रुप है तो इधर से भी बेटा OH नजर आ रहा होगा, और ये भी बेटा आपके पास ये करेगा रेजोनेंस इसके साथ, तो उस ऑक्सीजन के साथ कर जाएगा, एक O माइनस के साथ कर जाएगा, एक O के साथ कर जाएगा। जैसे ही दोनों साइड रेजोनेंस हुआ, इसको बोला जाता है बेटा कि दो चिलेट रिंग बन रहे हैं। पहले वाले में क्या बन रहे हैं? दो चिलेट रिंग बन रहे हैं, और हमने पढ़ा है चिलेशन से बेटा स्टेबिलिटी आती है, ठीक है ना। क्यों आती है स्टेबिलिटी चिलेशन से? किसी को आइडिया? रिंग बनता है, रिंग बनने से स्टेबिलिटी कब से आने लगी? रिंग बनने से तो एंगल स्ट्रेन आता है, अनस्टेबिलिटी आती है। आप मुझे बताओ, चिलेशन से आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि भाई स्टेबिलिटी आती है, पर क्यों, वाई? यही नहीं पढ़ते हुए सरसन रीजन आएगा, खूब खुशी से -1 लेके आओगे, है ना भाई। वाई आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और वो लाइन आप पढ़ के मतलब ऐसा उल्टा टंग के पढ़ोगे तब भी समझ नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चिलेशन का मतलब क्या बेटा? वो रिंग फॉर्म हो गया, और जब तक चिलेट नहीं था क्या वो ओपन चेन था? ओपन चेन है तो क्या बेटा एंट्रोपी ज्यादा है, ये एंड भी खुला हुआ है, ये एंड भी खुला हुआ है, एंट्रोपी ज्यादा है। और जैसे ही बेटा क्लोज चेन हुआ, क्या बेटा अब रिंग हो गया है, अब एंट्रोपी कम हो गई। अब बेटा एंट्रोपी कम हो गया तो क्या डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ जाएगा? एंट्रोपी कम होना यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्टेबिलिटी। इसीलिए बोला था कि ये उल्टा टंके ही पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम से रिलेट करके एनसीईआरटी में दिया हुआ, और यही कॉन्सेप्ट भी है भाई। चिलेशन से क्या होता है? जब तक चिलेट नहीं बन रहा था क्या वो ओपन एंड से? तो ओपन एंड से तो ज्यादा एंट्रोपी थी, ज्यादा रैंडमनेस था। लेकिन जैसे ही रिंग बनाया, क्या एंड्स खत्म हो गए, एंट्रोपी कम हो गया, और एंट्रोपी कम हो गया तो डेल्टा जी नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्टेबल होता है कब? अगर कोई पूछे चिलेशन से स्टेबिलिटी आती है तो क्यों? बिकॉज एंट्रोपी कम होता है, और एंट्रोपी कम होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी कि स्टेबल रिएक्शन। तो चिलेट रिंग आया। अच्छा, अगर मान लो मैं दूसरा वाला कंपाउंड बनाऊं, यहां भी आपके पास बेटे C डबल बॉन्ड O माइनस बना है, और आपके पास OH बना है, क्या फिर से चिलेट नजर आ रहा है? लेकिन इस बार केवल एक चिलेट रिंग नजर आ रहा है, तो इस बार थोड़ा कम स्टेबल हुआ।
और तीसरे वाले में तो कोई भी चिलेट नहीं हो रहा है। चिलेशन से स्टेबिलिटी आई क्योंकि एंट्रोपी कम हुआ है। चिलेशन से स्टेबिलिटी आई क्योंकि एंट्रोपी कम हुआ है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लीजिएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, है ना। रीजन इज चिलेशन, है ना। इसको लोग किलेशन भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों, है ना। सॉल्यूशन ही बोल दो, है ना। चिलेशन, चिलेशन होता है, चिलेट रिंग बनता है, चिलेट रिंग से एंट्रोपी कम होता है, एंट्रोपी कम होने से स्टेबिलिटी आती है ना। रीजन इज चिलेशन। अब इसी को छोटे छोटे में लिख लेना है, ड्यू टू चिलेशन, ड्यू टू चिलेशन एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस तो डेल्टा जी नेगेटिव, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो क्या बेटा स्टेबिलिटी बढ़ेगा क्या? सिंपल, उसको लिख लीजिएगा छोटे में, याद रहेगा। एनसीईआरटी का लाइन है, कभी पूछ लेगा। क्या कह रहे हो? एक सेकेंड पहले उधर से आने दो। हाँ लड़के पहले, हाँ हाँ भाई, हाँ एच बॉन्ड की वजह से चिलेशन आएगा। हाँ बताता हूं, इसीलिए मैंने बताया कि बेटे ये पहले आपको दिख रहा था माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस एम, बट जैसे ही H प्लस हटाओगे क्या वो प्लस एम हो गया? तो अब इक्वल ग्रुप्स आने ही नहीं है, सारे ही प्लस एम है। OH भी डोनेट करता है और CW माइनस भी डोनेटिंग हो गया। अब तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, अब H बॉन्ड आएगा। वो तो तब कंपेयर कर रहे थे जब एक माइनस एम था एक प्लस एम था, तब देख रहे थे कि एम इफेक्ट सेम है कि नहीं। अगर एम इफेक्ट सेम आएगा तो H बॉन्ड आएगा। अगर आप हाइड्रोजन हटाएंगे, उसके क्वेश्चन खोलिए, वहां NO2 वाला है, वहां पे दोनों ही माइनस एम कभी भी नहीं हो रहे, दोनों प्लस एम कभी भी नहीं हो रहा। हाँ अब पूछो, हो गया? देखो लड़के का डाउट होता है, लड़कियां अपने आप डाउट क्लियर हो जाता है। लड़के महान है, ये मैं बताना चाह रहा था। लड़के बहुत ही औसम होते हैं, ऐसी प्रजातियां कम पाई जाती हैं, है ना। क्यों भाई? लड़कों देखो कितने खुश हुए, कितने खुश हुए। लेकिन मैंने ज्यादातर लड़कों को ऑटो ही चलाते हुए देखा है, लड़कियों को कम देखा, है ना। तो ये भी सत्य बात है। खैर, हाँ हाँ बेटा, पिंक ऑटो हमने भी सुना है, ये नहीं है पिंक ऑटो। अच्छा वो चला नहीं पाता है लोग, अच्छा अच्छा। क्या उसमें कोई रॉकेट उड़ाने वाली जितनी मेहनत है? गधे। सुनीता विलियम्स आ गई बेटा वहां से, आ रही होगी, आ ही जाएगी बेटा। और तुम अभी यही हो कि और ऑटो नहीं चला पाती हैं, बताओ बेटा। सोच बड़ी करो, अगर सोच छोटी होगी तो सोच और सोच में कोई फर्क नहीं है, सही है ना। देखो बेटा मैं कितनी बातों बातों में बड़े बड़े मुद्दे। चलो भाई चलो, अब आ जाओ जनरल ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ का एक जनरल ऑर्डर है जो लिखवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे अगले साल वीडियो बनाना है कि जो पढ़ाया वही आया। समझ में आया? अब रियलिटी चेक, रियलिटी चेक। एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूं, बस सबको समराइज कर रहा हूं। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? सल्फोनिक एसिड। तो आ जाओ भाई, सबसे ज्यादा एसिडिक आपके स्क्रीन पे जो दिखेगा वो सल्फोनिक एसिड ही दिखेगा। मैं लिखूंगा अभी, टेंशन ना लो। सबसे ज्यादा एसिडिक लिख लो, जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। एक चार्ट है ताकि आप मेरे से ये ना बोल दो कि सर पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ रहा है। और दूसरा बेटा, बगल वाली बिल्डिंग में भी ये लिखवाया जाता है। जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे ज्यादा एसिडिक पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई है तो क्या वो सल्फोनिक एसिड है? बिल्कुल लिख लीजिए आप भी, सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा है। उसके बाद कोई एसिड है, उसके बाद कोई एसिड, किसी को आइडिया है क्या? पिक्रिक एसिड, बहुत बढ़िया, -1। सल्फोनिक एसिड के बाद बेटे आपके पास आता है हाइड्रोनियम आयन, H3O+। ठीक है,
पिक्रिक एसिड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप पूछोगे सर कैसे आया? बेस्ड ऑन पीकेए वैल्यू। एसिडिक स्ट्रेंथ में सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, टॉपिक से पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूं। तो इट इज बेस्ड ऑन पीके वैल्यू, तो कुछ चीजें आपको एज इट इज याद करनी पड़ेंगी। देख लो भाई, 2 ऑर्डर आपके पास हो चुका है। उसके बाद मैंने एक एनसीईआरटी का ऑर्डर लिखवाया था, याद करो, लिखवाया था क्या? एनसीईआरटी के ऑर्डर में सबसे ज्यादा एसिडिक क्या था? क्या CF3 था? कल वाले में क्या CF3 था? CF3COOH। तो लिख लीजिए, सबसे ज्यादा एसिडिक बेटा आपके पास आ जाएगा CF3COOH। आज के आज ही बेटा ताजा ताजा याद करेंगे तो दिमाग में रहेगा। बासी होगा दिमाग से बेटा उतना ही तेजी से निकलेगा जितना तेजी से बाकी सब्जेक्ट निकलता है। तो सल्फोनिक एसिड हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गया H3O+ और फिर CF3COOH। नेक्स्ट, अब जो आप कह रहे थे वो है बेटा चौथे नंबर पे, दैट इज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। बीच का तुम लोग क्या डब्बा कर चुके थे? बहुत बढ़िया। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बस 2017 का क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा दूर नहीं जाना है बेटा। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसी को बेटा बोला जाता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। अब पिक्रिक एसिड से कम कौन होता है? कौन होता है बेटा? पिक्रिक एसिड से कम होता है एस्क्वायरिक एसिड। एस्क्वायरिक एसिड लिख लीजिए, क्या होता है वही तो बता रहा हूं, घर आके थोड़ी बताऊंगा तुम्हारे क्या होता है। पिक्रिक एसिड का मतलब इसके बाद जो कम एसिडिक होता है वो एस्क्वायरिक एसिड। लॉजिक, लेस रेजोनेंस, पिक्निक में ज्यादा रेजोनेंस, इसमें कम रेजोनेंस। पिकनिक में ज्यादा माइनस है, इसमें कम माइनस है। पिकनिक में NO2 का माइनस है, इसमें पिकनिक बोल दिया मैंने, पिकनिक में NO2 का माइनस है और इसमें COO का माइनस है। सब कुछ कम है बेटा। हाँ बेटा, हाँ हाँ पिकनिक है, ठीक ठीक, पढ़ लो भाई। पिकनिक पिकनिक पिक्रिक एसिड हो गया, फिर एस्क्वायरिक एसिड हो गया, फिर बेटा हमारा प्यारा रामलाल, फिर बेटे हमारा HCOOH फॉर्मिक एसिड, फिर बेटा प्यारा यानी कि PHCOOH बेंजोइक एसिड, फिर बेटा RCOOH हमारा प्यारा रामलाल। बहुत सिंपल है बेटा ये तो, है ना? HPHRCOOH। फिर बेटा थोड़ा सा भाव हम लोग किसको दे देते हैं? इनऑर्गेनिक को भी दे देते हैं। फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक एसिड, यानी कि एक पढ़ाया था इनऑर्गेनिक एसिड, कौन सा? कार्बोनिक एसिड पढ़ाया था ना, कार्बोनिक एसिड। थोड़ा सा भाव हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी दे देते हैं, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, H बॉन्ड होता है यहां पे। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये अगर याद है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सबसे लास्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ का, लिख लीजिए भी। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट जो शायद आपको बहुत रेयर यूज हो, बट बोल रहा हूं ना, ये इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि अगले साल मेरी वीडियो अच्छी बन पाए, बस समझ रहे हो? तो HCN है, फिर NH4+ है। क्या आएगा? जो भी आए बेटा, HCN है, फिर NH4+ है। लिख लीजिए, HCN और NH4+ व्हाइट से इसलिए हटा दिखाया है, आप चाहे तो याद करना, नहीं चाहे तो याद ना करना। HCN हो गया, फिर NH4+ हो गया। अब इसके बाद वाला बहुत सिंपल है, इसके बाद वाला बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हो जाता है। फिनॉल है, फिनॉल है क्योंकि इसमें बेटा जब H+ हटाओगे तो क्या फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर बेटे वाटर आ जाएगा। वाटर के बाद आपके पास अल्कोहल, तो ऐसे ही बदनाम है बेटा, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, केवल छोटू अल्कोहल को छोड़ देता हूं, मिथेनॉल को छोड़ देता हूं। उसके बाद बेटा आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद बेटे आपके पास NH3 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2,
और सबसे कम आ जाएगा बेटा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CS। यही है क्या? छोटू एल्कोहल। एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा बेटा आपके पास नहीं है। हमने काफी ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, आइए, जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ लिखिए, हेडिंग डालिए बेसिक स्ट्रेंथ। लिख लो पहले, फटाफट लिख लो आराम से, 5 7 10 सेकंड ले लो। मास्टर तुम्हारा बूढ़ा हो रहा है यार, अब समय लगेगा उसको। है ना? मेरे बारे में देखो, शादीशुदा लोगों पे मैं बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता नहीं हूं, भगवान ने मजाक उड़ा दिया उनका, अब हमने क्या उड़ाना है यार, शादी हो गई भाई, बताओ, शादी हो गई, इससे ज्यादा मजाक तो क्या ही उड़ाओ। क्या बोल रहे? नहीं नहीं, अरे ये लोग, मैं छुट्टी डाला एक दिन के लिए कि मुझे रिलैक्स चाहिए थोड़ा, बहुत दिन, अब लगातार हो गया काफी दिन, मतलब मैंने आई थिंक पिछले 45 दिनों में एक छुट्टी लिया है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा था खांसी वासी बढ़ रही थी, तो मेरे को लग रहा था गले को रिलैक्स चाहिए, तो मैं छुट्टी डाला। अब छुट्टी डालने पे मेल पे पता है, सर शादी के लिए जा रहे हो क्या, सर मिलने जा रहे हो क्या, सर पहाड़ों में जा रहे हो क्या। अब मैंने कहा छोड़ो छुट्टी यार, तुम पढ़ाओ। मैंने कहा कितना एक्सप्लेन करें भाई, और सबका यही एक ही जवाब है, सबका एक ही क्वेश्चन है ना? हाँ, अपने अपने भाई साहब हैं सुधांशु सर, उनका अलग ही चल रहा है, उनका तो भाई साहब डिफेंडर से दिमाग ही नहीं हट रहा है, और डिफेंडर मेरा आए नहीं है, उनका जरूर आएगा, है ना? उनके हाथ में अंगूठी आ गई है, उनके गले में चेन आ गया है ना? डिफेंडर भी आ ही जाएगा, हो ना हो दिसंबर में बोलेंगे तो मैं अपनी बात कर रहा था, है ना? तो मैं इनडायरेक्टली तुम्हें बता रहा था, दिसंबर में आएंगे सॉल्ट एनालिसिस पढ़ने, फिर जिंदगी में अलग सॉल्ट घुल चुका होगा उनके, है ना? तो खैर चलिए, अच्छी बात है, पढ़ते हैं नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। एक दिन किसी ने मेरे को फोन किया, बोलते कि सर आप BN सर के जुड़वा भाई हो क्या? मैंने कहा क्यों, किस एंगल से लग रहा है? सर आप दोनों को दोनों के दाढ़ी बड़ी बड़ी है। और दूसरा स्टेटमेंट जब बोला, मैंने उसके जस्ट बाद जिम वाले को फोन किया, सर आप दोनों एक ही जैसे मोटे हो। भाई साहब मैं हिल गया उस दिन, और वो अननोन इंसान, और जजमेंट कैसे पास कर रहा है कि सर दाढ़ी भी वैसे ही बड़ी है और मोटे भी उतने ही हो। यार ऐसे कोई बोलता है? और वो इंसान जॉब लेने के लिए फोन कर रहा था, और वो उम्मीद कर रहा है इसके बाद मैं कुछ आगे सोचूं। आप सोचिए, कोई इंसान को जाके डॉक्टर से मान लो आपको दवा लिखवाने जाना है, वो कहा बड़े मोटे डॉक्टर हो सर आप, अब लिखो दवा, जहर लिख देगा भाई, है ना? ये सब मत करना, है ना? मैं एक रील डाला एक 2 दिन पहले, उसके कमेंट बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने डाला कि मतलब जिस इंसान को आपके होने की फिक्र नहीं है, उससे ना होने की क्या फिक्र होगी, ये बताया था मैंने। उसके नीचे वो आया है, सर फिक्र तो होगी जब जानबूझ के मैं इंजेक्शन लगाऊंगी गलत दवाओं का। मैंने कहा भाई क्या कातिलाना सोच लेके चल रहे हैं आगे, कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे इंजेक्शन गलत देना है उसी इंसान को, तब फिक्र होगी, है ना? क्या थॉट प्रोसेस है भाई, अमेजिंग, इनोवेटिव। और ऐसे इनोवेटिव आइडिया ऑनलाइन में ही आते हैं, है ना? मेरा, हाँ पूरा मैं रिप्लाई करता हूं, कुछ करो ना करो इंस्टाग्राम के कमेंट रिप्लाई करो, आपको स्टैंड अप कॉमेडी का मजा दे देगा वो। आप आधे घंटे बस्सी का शो देखो इधर, टाइम पास, बस्सी के पिताजी बैठे हैं कमेंट सेक्शन में, सही बता रहा हूं मैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग। तो जैसे एक एक परसों तरसों एक कमेंट आया, लिखता है कि सर वो आपने GOC का लेक्चर नहीं डाला,
तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आज नहीं डाला कल डलेगा, वो आज किसी वजह से नहीं जा पाया। बोलता सर लेकिन रील जरूर डालना। आज सोचो, अब मैं सोचूं ये बेइज्जती कर रहा है या सीरियस बोल रहा है या इसको रील का कंटेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब सोचो जरा, एक ऑनलाइन टीचर क्या, अब या तो वो सरकाज़म में बोल रहा होगा, आप कुछ पढ़ाओ ना पढ़ाओ रील जरूर डालोगे आप, है ना। तो उसने और वो प्रॉपर, और वो ऐसा रेगुलर कस्टमर है वहां का इंस्टाग्राम का, वो रोज आता है और एक हार्ट और एक फायर बना के चला जाता है ना, दिल और एक आग, है ना, ये जरूर बना के चला जाएगा, और रेगुलर कस्टमर है वो, है ना। और एक दो दिन से, मतलब मेरा इंस्टाग्राम मैं नहीं चलाता हूं, उसके लिए लोग हैं वो चलाते हैं, सबके डिपार्टमेंट्स होते हैं वो लोग चलाते हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी वो नहीं बात है। आप भी जब बड़े हो जाओगे तो आपके भी लोग आ जाएंगे ऐसे। तो उसके लिए मतलब मैनेजर्स होते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं, वो लोग चलाते हैं। तो मेरा कोई भी अकाउंट है वो मैं मैनेज नहीं करता हूं, तो इसीलिए हाँ, इसीलिए पर्सनल मैसेज बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि वहां पे सीधा ब्लॉक होते हैं। और लोग कहते हैं सर इंस्टाग्राम पे मैंने डाउट पूछा था, तुमको लगता है वो सोशल मीडिया मैनेजर डाउट बताएगा तुम्हारा, है ना, और उम्मीद क्या रहती है, अच्छा सर हमने आपसे डाउट पूछा, आपने बताया, आप र्यूड हो सर। ऐसे लोग कहते हैं सर आप र्यूड हो, आप रिप्लाई नहीं करते हो। उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई तुम नहीं हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे कबूतर पाल रखे मैंने, अब सबको दाने डालने हैं, है ना, अब सबका कैसे रिप्लाई करेंगे। तो खैर ये होता रहता है। तो वो लोग अभी कमेंट्स जो आते हैं ना हाईलाइटेड, तो वो हाईलाइटेड कमेंट्स, जैसे मान लो ये वाला कमेंट कि सर रील जरूर डालना, उस पे 25-30 लाइक थे। मतलब वो कहना चाह रहा था, बाकी लोग लाइक से कहना चाह रहे थे कि हाँ मेरा भी यही मन है, बस मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना। सोचो एक रैंडम कमेंट किया किसी ने, उसको ढूंढ के लोगों ने लाइक किया है। कैन यू इमेजिन। लोग परेशान हो गए, सोशल मीडिया वाले का मेरा तबीयत खराब हो गया, वो 2 दिन से नहीं डाल पा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, सर वो एपिसोड 5 नहीं आया, सर वो एपिसोड 6 नहीं आया आपका। और मैंने कहा तुम्हारे यूट्यूब पे ऐसे कमेंट बिल्कुल नहीं आते, लेक्चर 2 नहीं आया, लेक्चर 3 नहीं आया, लेकिन रील के लिए जरूर आते हैं, पता नहीं क्या। और फिर एक वो लिखता है, वो जो शायरी वगैरह था उसमें लिखता है कि सर इससे जितनी मोटिवेशन मिलती है ना, उतनी मोटिवेशन कहीं नहीं मिलती, यू आर ग्रेट। फिर एक उसका नीचे कमेंट पढ़ना, टीचर क्रॉस कर देगा, मोटिवेटर। फिर सुनो, फिर एक उसका और सीनियर वर्जन, उसका अपडेटेड वर्जन, टीचर क्रॉस क्रॉस, मोटिवेटर हाइफन, ऐसे टिक टिक, डबल डबल कर दिया। फिर और सब ग्रुप में आते हैं सब, है ना। फिर एक आएगा XYZ सर इज ओपी, उसमें मैं नहीं हूं XYZ सर में, वो कोई और। इन गधों को पता नहीं होता कि आपस में सब दोस्त ही होते हैं, इंटरनली हम तो दोस्त ही होते हैं। और जैसे आप समझते हो कि हाँ हम यहां पढ़ा रहे हैं वहां पढ़ा रहे हैं, सब आपस में दोस्त होते हैं, क्योंकि बेटा नदी कहीं भी बहे जाके तो गंगोत्री में मिलना है। तो आप कहीं भी कुछ भी कर लो, 4-5 साल में हर नदी को कहीं ना कहीं बेटा टकराना ही है ना। जैसे आप डॉक्टर बनो, आप डॉक्टर से राइवलरी थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि वो आपके पास पेशेंट भेजेगा, आप राइवलरी नहीं कर सकते, या करना भी नहीं चाहिए। और मेरे जैसा अच्छा इंसान क्यों ही करेगा। वो तो मैं बचपन में एक आध वीडियो तुम मेरे देखे होगे, है ना, उसके बाद मैंने बनाया थोड़ी वीडियोस। चलो अब पढ़ लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में जैसे एसिड के लिए मैंने 3-4 थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखाए थे, वैसे ही थ्योरेटिकल पॉइंट्स बेसिक में भी लिखने हैं, और फिर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। इंपॉर्टेंट है बेटा यहां अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ, यहां भी पूछी जाएगी, इनऑर्गेनिक में भी पूछी जाएगी, दोनों जगह आपके अमाइंस। गुआनाडीन बेस एक बहुत फेमस बेस है, ठीक है, उसके बारे में भी अब लोग चर्चा करेंगे। और नॉर्मल जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसकी तो चर्चा करनी ही है। और जैसे एसिडिक में हमने पढ़ा है, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें सबका लॉजिक है, रट्टाफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये वापस से अब पुराने फेज में आते हैं, नो रट्टा, वापस चलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहला स्टेप, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में दिमाग में आना चाहिए H+ डोनेट करना है और एनाइन बनाना है, स्टेबल एनाइन मोर एसिडिक, यही था। बेसिक स्ट्रेंथ में यह देखना है कौन कंपाउंड लोन पेयर ज्यादा डोनेट कर रहा है। बेसिक स्ट्रेंथ का दिमाग में यही चलना चाहिए कि जो लोन पेयर ज्यादा डोनेट करेगा वो ज्यादा बेसिक,
और जो लोन पेयर डोनेट नहीं कर पा रहा है वो कम बेसिक। बड़ी सिंपल सी कहानी है। जो H प्लस डोनेट ज्यादा कर रहा था वो एसिड था, और जो H प्लस कम डोनेट कर रहा था वो कम एसिड था। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो लोन पेयर के बेसिस पे देखते हो। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग लोन पेयर। लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को, अगर ज्यादा लोन पेयर डोनेट होगा ज्यादा बेसिक, कम लोन पेयर डोनेट होगा कम बेसिक। अब लोन पेयर डोनेट होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके पास होने चाहिए तभी तो डोनेट कर पाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है, टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग लोन पेयर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। भाई अगर डोनेटिंग ग्रुप होगा तभी तो डोनेट कर पाएगा, विड्रॉइंग तो खींचता है। डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? क्या बेटे प्लस एम होते हैं? क्या बेटा आपके पास प्लस एच होता है डोनेटिंग? क्या बेटा प्लस आई होता है? जी हां, प्लस एच प्लस आई से स्टेबल हो रहा है। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इस बार बेटे हाइपर कंजुगेशन भी देखना है। एक और चीज भाई, एसिड का डेफिनेशन होता है जो लोन पेयर दे या H प्लस ले। जो लोन पेयर दे रहा हो या H प्लस एक्सेप्ट कर रहा हो। अगर H प्लस लेगा तो क्या कार्बोकेटाइन बन गया? भाई अगर H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो प्लस जुड़ गया तो क्या कार्बोकेटाइन बन गया? तो क्या मैं लिख सकता हूं बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन? बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ही तो प्लस एम प्लस एच प्लस आई से देखी जाती है। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ जैसे एसिडिक में मैंने पढ़ाया था कि Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बेसिक में Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb लिख लीजिएगा। जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही Kb का ऑर्डर होगा। और अगर Kb का ये ऑर्डर है तो क्या Pkb का उल्टा हो जाएगा? 1/Pkb बोल देंगे। अगर Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या Ka के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या? और अगर Pkb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Pka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिंपल कहानी है, तो कुछ अलग से है ही नहीं। फटाफट लिखो फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक ठीक ठीक, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। करें आगे क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक स्ट्रेंथ पे करेंगे। बस बेसिक स्ट्रेंथ में ये ध्यान रखना, जो लोन पेयर ज्यादा डोनेट करेगा वो ज्यादा बेसिक है, और जो लोन पेयर कम डोनेट करेगा वो कम बेसिक है। क्या आप ध्यान दोगे? यहां पे दिया हुआ है CH3 माइनस NH2 माइनस, फिर यहां पे बेटा OH माइनस F माइनस, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, O माइनस 2 S माइनस 2 सेलेनियम माइनस 2 टेल्यूरियम माइनस 2, N माइनस 3 P माइनस 3 AS माइनस 3 एंटीमनी माइनस 3। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, कौन ज्यादा डोनेट कर पाएगा? NH3 H2O HF। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे, क्वेश्चन सारे एक साथ कर लो फिर सॉल्व करेंगे।
सब में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। हो गया?
हो गया क्या? आ जाओ क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो सब पे माइनस चार्ज है, सारे डोनेट कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ में हमें देखना था कौन ज्यादा डोनेट करेगा और कम कौन डोनेट करेगा। तो देखो सबसे पहले एक पे कार्बन माइनस है, फिर एन माइनस है, फिर ओ माइनस है और फिर एफ माइनस है। यही है। मैंने आपको बताया था कि अगर सेम पीरियड के एलिमेंट्स हो, अगर सेम पीरियड के एलिमेंट्स हो तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। लिखवाया था मैंने कि अगर सेम पीरियड एलिमेंट हो, इनऑर्गेनिक में भी आता है, यहां भी आता है, 2 बार आता है, सेम पीरियड में नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, अब जरा इस पे आना। क्या नेगेटिव चार्ज मोर अगर स्टेबिलिटी पूछे तो ये स्टेबल होगा, अगर स्टेबिलिटी पूछे। बट अगर कोई स्टेबल है तो डोनेट कम करेगा ना, स्टेबल है तो डोनेट ही क्यों करेगा? अनस्टेबल होगा वो डोनेट कर देगा। या फिर ऐसा सोचो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं करेगा। अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट हो रहे थे तो क्या स्टेबिलिटी कैसे देखते थे? साइज पे। अगर सेम ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल। नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर कोई पूछ ले तो क्या आई माइनस ज्यादा स्टेबल था बिगर साइज वाला? स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स करूंगा तभी तो मेरे पास आंसर आएगा। स्टेबिलिटी का रिवर्स कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। एफ माइनस ज्यादा डोनेट कर देगा, सीएल माइनस देन बीआर माइनस, आई माइनस स्टेबल है, नहीं करेगा। क्या सेम लॉजिक में तीसरे वाले में लगा सकता हूं? सेम ग्रुप का एलिमेंट है, सेम ग्रुप का एलिमेंट अगर स्टेबिलिटी पूछ ले तो ये होगा नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल। लेकिन क्या अगर मैं रिवर्स ऑर्डर कर दूं तो आपके पास आंसर आ जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल, बट स्टेबल तो नहीं डोनेट करेगा। स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर कर दिया मैंने। क्या सेम लॉजिक लगेगा तीसरे क्वेश्चन में? नेगेटिव चार्ज बड़े साइज पे स्टेबल होता है, लेकिन स्टेबल का उल्टा कर देंगे तब हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि जो स्टेबल है वो कम डोनेट कर रहा है। अब यहां पे ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है कि न्यूट्रल क्या आपके पास लोन पेयर नजर आया? नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर ज्यादा लोन पेयर ज्यादा डोनेट होगा, रॉन्ग। डोनेट हमेशा एक ही होता है बेटा, है ना? डोनेट हमेशा एक ही होता है। ऐसा नहीं ज्यादा पैसे तो ज्यादा डोनेट कर दिया, इंसान गरीब हो जाएगा, है ना? वैसे ही यहां पे है, ऐसा नहीं कि ज्यादा लोन पेयर तो सारे डोनेट हो जाएंगे। नो, डोनेट करने की कैपेसिटी है। एक बार में एक ही लोन पेयर डोनेट होगा। तो यहां भी एक लोन पेयर, यहां भी एक लोन पेयर, यहां भी एक लोन पेयर। कौन आसानी से डोनेट करेगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो नहीं करेगा। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कर जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं करेगा। तो जो डोनेट कर देगा वो बेस ज्यादा अच्छा है, जो डोनेट कर दे रहा है वो ज्यादा अच्छा बेस है। अब देखो यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सारे क्वेश्चन में नाइट्रोजन पे यहां पे लोन पेयर नजर आ रहा होगा। लेकिन क्या यहां पे बेटा ऑक्सीजन अपना प्लस एम लगा रहा है? यहां ऑक्सीजन मेटा पे माइनस आई लगा रहा है और ऑक्सीजन पैरा पे बेटा प्लस एम लगा रहा है। NO2 तो भाई साहब इसको अनस्टेबल कर दिया ना माइनस एम से। प्लस एम प्लस एच प्लस आई स्टेबल करेगा, क्या माइनस एम वाला आपके पास अनस्टेबल कर दिया माइनस एम वाला? बोलो हाँ या ना? अब देखना, इन दो ए और सी में प्लस एम लग रहा है, प्लस एम से डिसाइड नहीं हो पा रहा है। क्या बेटा ये माइनस आई लगाएगा और माइनस आई ज्यादा लगाएगा? यहां भी माइनस आई लगाएगा लेकिन कम लगाएगा क्या? तो माइनस आई क्या बेटा बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा? पास ज्यादा है तो प्लस एम ज्यादा, ऐसा नहीं होता है क्या? एच बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ता है? लोन पेयर थोड़ी इन्वॉल्व होता है एच बॉन्डिंग में। भाई एच बॉन्डिंग हो रहा है, होने दो, हमें तो लोन पेयर डोनेट करना है, सिंपल बात है। भाई इस नाइट्रोजन को मान लो हाइड्रोजन इधर एच बॉन्डिंग कर भी लिया, करने दो,
नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करना है, नाइट्रोजन का लोन पेयर H बॉन्ड में थोड़ी इन्वॉल्व होगा, करना है करने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दो, क्या बेटे यहां माइनस आई ज्यादा लगा रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को माइनस आई कम करता है क्या, और यहां भी माइनस आई लगा रहा है, कम कर रहा है, लेकिन यहां पे ज्यादा माइनस आई ज्यादा कम कर रहा है, कम माइनस आई कम कम कर रहा है। तो क्या बेटा आपके पास सी, देन आपके पास ए आएगा क्या। लेकिन आप ध्यान देना, जो बी ऑप्शन है उसमें तो केवल और केवल माइनस आई से ही अनस्टेबल हो रहा है। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी, सी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन बताओ, अब बी ऑप्शन आगे आएगा पीछे आएगा, इसके पीछे, क्योंकि यहां प्लस एम से तो स्टेबल कर ही रहा था, तो फिर आगे आपके पास बी ऑप्शन। हाँ, फिर आपके पास आएगा डी, क्योंकि एटलीस्ट वो अनस्टेबल तो नहीं हो रहा है, और फिर आ गया बी, और फिर आपके पास आ गया ई। एक बार इसको ज्यादा ध्यान से देखना, वापस 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 देखो, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या प्लस एम प्लस एच प्लस आई यही बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस एम माइनस एच माइनस आई इसको कम कर रहा है। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, पहले वाले में क्या प्लस एम लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है, दूसरे वाले में केवल माइनस आई लग रहा है, तीसरे वाले में प्लस एम और माइनस आई लग रहा है, यहां पे कुछ भी नहीं लग रहा है, यहां पे माइनस एम लग रहा है। एक बात समझ आया कि प्लस एम वाले बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, यानी कि ए और सी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इन सब में ए और सी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, बट अब कितना बढ़ा रहा है, क्या वो माइनस आई से डिसाइड होगा। अब बेटा ए और सी में माइनस आई ज्यादा लग गया, तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ को ज्यादा कम कर दिया, तो सी का ज्यादा हो गया और ए का कम हो गया। ए में माइनस आई ज्यादा लग गया तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर दिया, तो ए और सी डिसाइड हुआ पहले तो। फिर आ जाओ, अब बी डी ई पे आओ, ई तो बेटा अनस्टेबल कर देगा, बेसिक स्ट्रेंथ को तो बहुत कम कर देगा, ई को तो सबसे लास्ट में रख दे। अब बी और डी में आओ, क्या बी में बेटा माइनस आई से बेसिक स्ट्रेंथ को कम कम किया जा रहा है, और डी में माइनस कोई कम करने वाला नहीं है, तो डी पहले आ जाएगा, माइनस आई से कम हो गया तो बी को बाद में डाल देगा। पहले देखो प्लस एम से बढ़ रहा था, इसलिए सी और ए आगे आ गया, फिर देखो माइनस एम से कम हो रहा था, ई सबसे बाद में आ गया। बी और डी में देखोगे, बी में माइनस आई से कम हो रहा है, डी में कोई माइनस आई कोई प्लस आई कुछ भी नहीं लग रहा है, एटलीस्ट न्यूट्रल तो है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर देना है, क्या बेटा ये प्लस एच लगाएगा, ऑर्थोपेरा पे प्लस एच लगाएगा, क्या बेटा ये मेटा पे प्लस आई लगाएगा, ऑर्थोपेरा पे प्लस एच लगाएगा, और यहां पे कुछ भी नहीं लगा रहा है। अब ध्यान से देखना, प्लस एच वाला सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, प्लस एच वाला तो ए और सी ज्यादा है, बट ए और सी में भी क्या बेटा इसका प्लस आई ज्यादा है लग रहा है, और क्या यहां पे प्लस आई कम लग रहा है। तो ध्यान देना, प्लस एच से तो डिसाइड नहीं हो रहा है, अब प्लस आई में आओ, प्लस आई ज्यादा है तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है प्लस आई, ए का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, सी में प्लस आई कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम बढ़ा। अब आ जाओ बी और डी में, बी में एटलीस्ट बढ़ तो रहा है, डी में कुछ भी नहीं हो रहा, बी में बेटा थोड़ा बहुत आई से बढ़ा है और डी में कुछ भी नहीं बढ़ा, ए सी बी डी। ए सी बी डी। अब यहां पे OH ना होके O माइनस है, भाई वहां लोन पे डोनेट करना था, यहां O माइनस डोनेट करना था। ये क्वेश्चन क्यों कराया मैंने, ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि आपको ऐसा ना लगे कि इस नेगेटिव चार्ज में सर प्लस एच नहीं लगाना है, ये मत सोच लेना, यहां नेगेटिव चार्ज है तो प्लस एच कैसे लग जाएगा, ये नहीं बेटा। O माइनस क्यों दिया गया है, O माइनस डोनेट करने वाली डेंसिटी है, ये O माइनस हमने बनाई थोड़ी है, H प्लस हटा के O माइनस बनाया थोड़ी है, कार्बोनाइन बनाया थोड़ी है, ये पहले से बना हुआ है। O माइनस का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है पहले से, O माइनस अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करना है। क्या बेटे ये प्लस एच से सपोर्ट कर रहा है बेसिक स्ट्रेंथ को, क्या ये प्लस आई से सपोर्ट कर रहा है, और क्या प्लस एच से सपोर्ट कर रहा है, तो ए और सी ज्यादा सपोर्टिव है। ए और सी में भी बेटा क्या ये प्लस आई ज्यादा लगा के और ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, तो ए सबसे ज्यादा हो गया, फिर सी हो गया, फिर प्लस आई से बढ़ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ, और डी में तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा, डी तो बहुत नॉर्मल है, तो एसीबीडी यहां भी आया आपके पास। नेक्स्ट, यहां बेसिक स्ट्रेंथ O माइनस का चेक करना है। NO2 बेटा माइनस M से
क्या वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है। यहां -I से बेसिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है, यहां -M से बेसिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है। भाई डी में एटलीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ कम तो नहीं हो रहा, ए बी सी में तो कम हो गया बेसिक स्ट्रेंथ, डी में एटलीस्ट कम तो नहीं हो रहा। अब आ जाओ ए बी सी में, ए बी सी में ए और सी ज्यादा कम हो गया क्या, बी के कंपैरिजन में ए और सी ज्यादा कम हो गया, तो बेटा आपके पास डी के बाद बी आ जाएगा। अब ए और सी में देखो, क्या बेटा आपके पास ये -I ज्यादा लगा रहा है, तो -I ज्यादा लगा रहा है तो ज्यादा कम हो गया, तो आपके पास आ जाएगा सी और फिर क्या आ जाएगा ए, तो इट इज डी बी सी है। क्लियर हो गया, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटा बीबी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बैक बॉन्ड है। अब बताओ डोनेट कौन करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, छोड़ो ए का या बी का, ए का या बी का। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। क्या यहां भी बैक बॉन्ड हो रहा है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा वैकेंट ऑर्बिटल में, डोनर एक्सेप्टर बैक बॉन्ड, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है, ये बैक बॉन्ड बन रहा है। अब ध्यान देना, क्या ये आसानी से लोन पेयर देगा, तो ये बैक बॉन्ड फटक से बन जाएगा, और इसमें थोड़ा बहुत डिले होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, डिले होगा। तो अगर इसमें डिले होगा तो लोन पेयर यहां ज्यादा देर तक प्रेजेंट रहेगा, और लोन पेयर ज्यादा देर तक प्रेजेंट रहेगा तो क्या डोनेट हो सकता है, तो इसलिए ए ग्रेटर देन बी। बी वाले में तो फटक से डोनेट हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बैकबॉन्ड बना के स्टेबल हो गया, वो लोन पेयर उसके बाद बचा ही नहीं। लेकिन ए वाले में क्या बेटा आपके पास थोड़ा देर से होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देर से डोनेट हो रहा है, इसलिए बेटा उसके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा है। आप ऐसे भी सोच सकते थे, इसके पास बेचारे के पास एक ही लोन पेयर है, वो बैकबॉन्ड बना के फटक से स्टेबल हो गया, उसके बाद लोन पेयर बचा ही नहीं और वो बेसिक रहा ही नहीं। लेकिन इसके पास एक लोन पेयर है, बैकबॉन्ड स्टेबल हो गया और दूसरा वाला लोन पेयर डोनेट हो सकता है। ध्यान से सुनिए, इसके पास एक ही लोन पेयर है, क्या वो ये लोन पेयर बैकबॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया? इसके पास दो लोन पेयर है, एक तो बैकबॉन्ड में चला गया और दूसरा वाला क्या बेटा पड़ा हुआ है एज इट इज, तो दूसरा वाला डोनेट हो जाएगा। तो ए ग्रेटर देन बी बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ हाँ, ऑक्सीजन को आउट ऑफ द प्लेन मैंने लिखाया था, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बोरोन, कार्बन, ये सब क्या है, हल्की ग्रुप्स है, हल्की ग्रुप्स को नहीं करेगा। यहां आ जाओ, क्या sp3 पे है ये, यहां पे लोन पेयर sp2 पे है और यहां लोन पेयर sp पे है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं करेगा, यही बेसिक स्ट्रेंथ है। ए, बी, सी और डी, सबसे ज्यादा कौन डोनेट करेगा? ए। भाई सबके पास एक एक लोन पेयर है, लेकिन ए वाले में sp3 है, बी वाले में sp2 है, सी वाले में तो भाई साहब रेजोनेंस कर रहा है, वो तो रेजोनेंस में बिजी हो गया, वो तो बहुत कम करेगा। डी वाले में, डी वाले में बेटा वो एरोमेटिक हो रहा है, वो तो और नहीं करेगा। अगर ये डोनेट कर दिया तो इसकी एरोमेटिसिटी खराब होगी, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, डोनेट ही नहीं करेगा। तो क्या ए सबसे आसानी से डोनेट कर देगा? ए को डोनेट करने का रीजन भी है बेटा, इधर से प्लस आई से स्टेबल भी हो रहा है, वो प्लस आई से बेटा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। उसके बाद बेटा क्या आपके पास बी आ जाएगा, क्योंकि बी बेटा लेस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, लेस डोनेट होगा। अब सी देखो ध्यान से, क्या डीलोकलाइज्ड है तो कम डोनेट होगा एज कंपेयर टू ए बी। ए और बी में क्या बेटा लोकलाइज्ड लोन पेयर थे, ए और बी में रेजोनेंस में नहीं है लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, डोनेट हो जाएगा। लेकिन सी में बेटा क्या ये डीलोकलाइज है, सी में रेजोनेंस कर रहा है, डीलोकलाइज लोन पेयर है, तो बेटा फिर सी कम डोनेट होगा। डी तो बिल्कुल भी डोनेट नहीं होगा, क्योंकि डी अगर डोनेट हो गया तो बेटा एरोमेटिक से वो अनस्टेबल की तरफ बढ़ जाएगा। डी डोनेट ही नहीं होगा, क्योंकि अगर लोन पेयर हटाए वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, सॉरी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, हाईली स्टेबल, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। डी वाले में लोन पेयर मत हटा देना। नेक्स्ट, CH3NH2 लोकलाइज्ड, रेजोनेंस नहीं कर रहा है, यहां भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है, लोकलाइज्ड। यहां भाई रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन क्या ये प्लस एम से स्टेबल कर रहा है? यहां पे लोकलाइज्ड है,
लेकिन क्या बेटा ये माइनस आई लगा रहा है मेटा पे, तो ये दोनों तो बेटा डीलोकलाइज है, रेजोनेंस कर रहे हैं। बट क्या ये वाले लोकलाइज है? ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, यहां पे डीलोकलाइज है, रेजोनेंस कर रहा है। तो लोकलाइज्ड एक जगह खड़ा है, एक जगह दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों लोन पेयर है, तो क्या डोनेट हो जाएगा आसानी से। अब देखो कौन डोनेट करेगा, ए वाला कि बी वाला ज्यादा करेगा, ए वाला या बी वाला? ए वाला ना, क्योंकि बेटा बी में बेंजीन का माइनस आई लगेगा, तो ए ज्यादा डोनेट कर देगा। बी में बेटा बेंजीन का माइनस आई लग के थोड़ा सा कम हो गया डोनेट। सी और डी में क्या बेटा प्लस एम से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और माइनस आई से कम हो जाता है। इट इज नॉर्मल। यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, लास्ट वाला जो लिखा हुआ, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोनों लास्ट के प्रीवियस ईयर हैं, आई डोंट नो कितने कौन से साल के हैं, बट दोनों लास्ट वाले पीवाई क्यों। सेकेंड लास्ट वाला रिपीट। देखो यहां रेजोनेंस में नहीं है, यहां भी रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस बताया था पिरिडीन में पाई सिग्मा पाई का होता है, लोन पेयर का नहीं होता है। अब रेजोनेंस नहीं है तो क्या बेटा ये लोकलाइज है, एक जगह खड़ा है वो। लेकिन यहां पे देखो क्या ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, डीलोकलाइज। और ये लोन पेयर तो इसको एरोमेटिक बना रहा है, ये लोन पेयर तो इसको एरोमेटिक बना रहा है, 1 2 3 एरोमेटिक हो रहा है ये। अब देखो ध्यान से, अगर ये लोन पेयर डोनेट कर दिए तो क्या ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा? अगर लोन पेयर यहां से हटा दोगे तो 1 और 2 एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो लोन पेयर तो कभी हटेगा ही नहीं यहां से, क्योंकि अगर लोन पेयर हटा अनस्टेबल हो जाएगा। लोन पेयर ये डोनेट कर ही नहीं सकता, सबसे कम हो गया इसका। और इन दोनों में क्या ये प्लस आई से स्टेबल है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, ए का ज्यादा। बी का sp2 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम हो गया। सी डीलोकलाइज था, इसलिए बी से भी कम हो गया। अब एक हेडिंग डालेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इनऑर्गेनिक का है, बट ऑर्गेनिक में भी आता है, पढ़ लीजिए। पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस करता है पिरिडीन में, लोन पेयर एज इट इज रहता है, लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होता, बताया हुआ है। पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस करता है, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता है। पिरिडीन में, पिरिमिडीन में, इन सब में लोन पेयर एज इट इज पड़ा रहता है, रेजोनेंस नहीं करता है। लिखो, हाँ क्लास लास्ट वाला, लास्ट वाले में देखो क्या बेटा यहां पे ये प्लस आई लग रहा है, लोकलाइज्ड है, और यहां भी लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस नहीं है। लेकिन यहां पे प्लस आई लग रहा है, प्लस आई के साथ साथ माइनस आई भी लग रहा है बी में। तो प्लस आई लग रहा है तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और माइनस आई लगने से क्या बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया। ये क्या बेटा डीलोकलाइज है, दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं, तो लोकलाइज से तो कम ही होगा डीलोकलाइज का। अब डीलोकलाइज हो रहा है, देखो प्लस एम से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और माइनस आई से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास आएगा बेसिक स्ट्रेंथ इन अमाइंस, बेसिक स्ट्रेंथ इन अमाइंस, फिर बेसिक स्ट्रेंथ इन गुआनाडीन बेस। पहले बेसिक स्ट्रेंथ इन अमाइन करेंगे, लिख लीजिए बेसिक स्ट्रेंथ इन अमाइंस। आपका एसिड बेस हो गया कंपैरिजन, नहीं हुआ है? ओके, हो गया होगा, नहीं हुआ होगा कोई बात नहीं, हो जाएगा। आइए बेसिक स्ट्रेंथ इन अमाइंस अपन करते हैं। अमाइंस सबसे पहले ध्यान दो, अमोनिया से बनता है क्या? अमोनिया NH3 है, इसी में से एक हाइड्रोजन हटा के तो अमाइन बनाते हैं। तो अमाइंस आर बेसिकली अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया से बने हुए कंपाउंड को अमाइन बोल देते हैं, बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बेसिक स्ट्रेंथ इन अमाइन है, ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखना। अगर मान लो अमाइन आपको गैसियस फेज में दिया गया है या गैसियस स्टेट में दिया गया है, अमाइन अगर आपको गैसियस फेज में दिया गया है तो उसका ऑर्डर अलग आता है। अमाइन अगर एक्वस फेज में दिया गया है तो उसका ऑर्डर अलग आता है, क्योंकि एक्वस फेज में सॉल्वेशन एनर्जी भी काम में आने लगता है। ठीक है, पहला देखोगे गैसियस फेज में मैं आपको बना रहा हूं नाइट्रोजन, तीनों तरफ बेटा मैंने R R और R को लगा दिया। अब दूसरा मैंने अमाइन बनाया जिसमें मैंने 2 डिग्री अमाइन बना दिया है। ये तो मैंने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक को पढ़ाया हुआ है, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़े होंगे वही उसकी डिग्री हो जाती है क्या? और यहां पे सिंपली मैंने बना दिया अमोनिया,
नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा ही नहीं है। तो देखो 3 डिग्री अमाइन में क्या 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है क्या? 2 डिग्री अमाइन में क्या 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है क्या? 1 डिग्री अमाइन में केवल एक प्लस आई लग रहा है क्या? और अमोनिया में कुछ भी नहीं लग रहा है क्या? तो जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो अगर मुझसे गैसियस स्टेट में अमाइन पूछा जाए तो क्या मैं बोल दूं 3 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री अमाइन, एज कंपेयर टू 1 डिग्री अमाइन। अगर गैसियस स्टेट में पूछ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, यही आएगा हमेशा, चाहे आप आर के जगह कुछ भी रख लो, अल्काइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, जब तक है जान सोचते जाओ। आर कुछ भी रख सकते हो आप, गैसियस फेज में ओनली दिस विल बी द ऑर्डर। और क्यों ऑर्डर आ रहा है? मोर प्लस आई मोर बेस। जितना ज्यादा प्लस आई होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना ज्यादा बेस होगा। लेकिन यही अगर एक्वस फेज में बदल दें, यही अगर मैं एक्वस फेज में बदल दूं, जैसे इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, नीचे लिखता हूं पहले क्वेश्चंस। मान लो आपके पास CH3 CH2 N CH2 CH3, यहां पे लगा हुआ है CH2 CH3। आर की जगह कुछ भी रख सकते हो, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। एन में बेटा मान लो आपके पास CH2 CH3, यहां पे आ गया आपके पास CH2 CH3, दो तरफ से प्लस आई लग रहा है। यहां पे आप देखोगे एक तरफ से प्लस आई लग रहा है और लास्ट वाले में एक भी तरफ से प्लस आई नहीं लग रहा है। आर आप कुछ भी रख दो यार, आपकी मर्जी है। हां लेकिन क्वेश्चन में देख लेना वो बेसिक स्ट्रेंथ कहां का पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं का आंसर कहीं लगा के आ जाओ। क्वेश्चन को जब बेसिक स्ट्रेंथ आए, अमाइन का आए, पूछ लेना मीडियम कौन सा है, गैसियस है कि एक्वस है कि कुछ और है। गैसियस या एक्वस में पूछेगा, बाकी जगह बेसिक स्ट्रेंथ देखी नहीं जाती है। तो बेटा अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गैस फेज में, अगर अच्छा मान लो कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में, इसका मतलब वो गैस फेज है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी कोई फेज मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो गैस फेज है। तो क्या यहां पे मोर प्लस आई मोर बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा? यहां पे 3 प्लस आई लग रहा है, यहां पे 2 प्लस आई लग रहा है, यहां पे 1 प्लस आई लग रहा है, और यहां पे प्लस आई लग ही नहीं रहा है। तो मोर प्लस आई मोर बेस, लेस प्लस आई लेस बेस। आप आर को कुछ भी रख सकते हो, मान मेरी मर्जी बेटा। मान लो मैंने एन के तीनों तरफ ब्यूटाइल रख दिया, मैंने एन के तीनों तरफ बेटा बीयू होल थ्राइस रख दिया, मैंने एनएच के दोनों तरफ बेटा बीयू होल ट्वाइस रख दिया, बीयू होल ट्वाइस रख दिया। फिर मैंने बेटा NH2 के तरफ बीयू आ गया, और फिर बेटा मेरे पास अमोनिया आएगा। बड़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, नहीं कॉन्सेप्ट है, आ जाओ। क्या ज्यादा प्लस आई ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा? ध्यान देना, क्वेश्चन से पूछ लेना वो कौन सा फेज कह रहा है, हमेशा ध्यान देना, बिना फेज के आंसर मत लगा देना। गैस फेज या गैसियस स्टेट जो भी लिखा हो, गैस अगर होगा 3 to 1, गैस हो रहा है 3 to 1। लेकिन अगर मान लो बेटा आपके पास एक्वस आ जाए, अगर गैस है तो बेटा 321, अगर एक्वस आ रहा है तो उसके दो केस हैं। अगर एक्वस फेज आ रहा है तो बेटा सॉल्वेशन एनर्जी काम में आ जाती है। अब सॉल्वेशन एनर्जी काम में आएगी, बोर्ड पे ध्यान से, अगर सॉल्वेशन एनर्जी काम में आएगी, और मैंने ध्यान रखिएगा आर के जगह रख दिया है बेटा इथाइल, फिक्स कर दिया कि आर इथाइल है, बोर्ड पे फिक्स कर दिया कि आर इथाइल है। अब अगर आर इथाइल है, मान लो मैंने इथाइल एन इथाइल और इथाइल लगा दिया, आर को मैंने फिक्स कर दिया, इथाइल लगा हुआ है। मैं यहां पे फिक्स कर दिया बेटा आर जो है वो आपका 2 इथाइल 2 आर 2 इथाइल आ गया। मैंने यहां पे फिक्स कर दिया बेटा 1 आर और 1 इथाइल आ गया, और मैंने यहां पे फिक्स कर दिया बेटा आर है ही नहीं इथाइल है ही नहीं। अब किसका ज्यादा होगा, 231 या 213? अगर आर इथाइल होता है तो रटना पड़ेगा 2 डिग्री अमाइन का ज्यादा होता है, देन बेटा 3 डिग्री अमाइन का होता है, एंड देन बेटा 1 डिग्री अमाइन का होता है। बोलो हाँ या ना, ये रटना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? एक्वस आने की वजह से क्या सॉल्वेशन एनर्जी आ गई, हाइड्रेशन एनर्जी आ गई, और हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी जब आने लगता है तो उल्टा ऑर्डर आ जाता, 231। लेकिन अगर एक्वस फेज में आर को मैं मिथाइल रख दूं तब 213, तब 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। अगर एक्वस फेज ही है और मैंने आर को बेटा क्या रख दिया है, मिथाइल, मतलब यहां पे Me है,
यहां पे N है, यहां पे Me है, यहां पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, Me है। ध्यान दीजिएगा बेटा बोर्ड पे, यहां NH है बेटा, यहां पे Me एंड Me आया नहीं आया, यहां पे NH2 है और बेटे आपके पास Me नजर आया नहीं आया, यहां पे NH3 हो गया है, बिल्कुल क्लियर हुआ नहीं हुआ। क्या आपके पास यहां पे ऑर्डर रटना ही पड़ेगा, 213 नंबर की बस पकड़नी है, 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। क्यों ऐसा होता है, अगेन सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी जैसे ही आता है ऑर्डर को बेटा चेंज कर देता है। 231 और बेटा यहां पे 213। अब ध्यान देना, इथाइल बड़ा है कि मिथाइल, इथाइल बड़ा है कि मिथाइल, क्या ये बड़ा है, तो इसका जो नंबर है वो भी बड़ा है। क्या ये बेटा मिथाइल ग्रुप छोटा है, तो क्या बेटा इसका नंबर भी है वो छोटा है, सिंपल है। तो इथाइल और मिथाइल का जब भी कंपैरिजन में कंफ्यूजन हो, जो ग्रुप बड़ा है उसका जो ऑर्डर होगा, नंबर होगा, वो भी बड़ा होगा, और मिथाइल भी छोटा हो गया तो उसका ऑर्डर या उसका ग्रुप भी आपके पास छोटा हो जाएगा। 321, 213, 231, यही 3 ऑर्डर होते हैं अमाइन में, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं, एक पेज का अमाइन है। अगर मिथाइल से घिरा हुआ है, एक्वस फेज है, तो 213, इथाइल से घिरा हुआ है, एक्वस फेज है, 231, और अगर गैस फेज है तो किससे भी घिर जाए हमेशा 321। गैस फेज है, कोई भी उसके चारों तरफ हो, हमेशा 321। एक्वस फेज में इथाइल मिथाइल। अच्छा आप सोचोगे सर एक्वस फेज में प्रोपाइल आ जाए तो, हो सकता है एक्वस फेज में प्रोपाइल आ जाए तो, होता जरूर है, बट वो सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी में यही दोनों दिया गया है, ठीक है ना, और हम ठहरे एनसीईआरटी वाले मास्टर, ज्ञानी बाबा हम है नहीं, तो हमें आती भी नहीं है, जो हमें नहीं आती वो तुमको क्यों पढ़ाए, है ना, जो हमें नहीं आएगा वो एग्जाम में नहीं आएगा, बड़ी सिंपल बात है। तरुण सर का डायलॉग है ना ये, उन्हीं से मैंने सीखा है। क्या होता है, बड़े बुजुर्गों से सीख लेना चाहिए, है ना। वो लोग का रिटायरमेंट का उम्र आया, पेंशन, हाँ पेंशन स्कीम निकाला जाएगा, चंदा इकट्ठा किया जाएगा बच्चों से, 10-10 रुपए। एक दिन तो सोच रहा हूं तुमसे पैसे इकट्ठे करके मैं पार्टी करूं, जाऊं समोसे खाऊं नीचे, है ना, सही रहेगा। तुम जो ये एमडी सर क्या कर रहे हैं, एमडी सर के साथ समोसा खाएगा। एमडी सर भगवान आदमी है, भगवान है, मतलब देखता हूं तो मुझे मन करता है अगरबत्ती जला लूं, सही बता रहा हूं। 1-2 बार मैं घुमा दूं ऐसे, ठीक सर, ऐसे करके। हाँ तरुण सर वो वाले बूढ़े हैं, उम्र 55 है, चाल बचपन है, होता है ना, तो वो थोड़े नटखट टाइप के आदमी हैं, अच्छे हैं, मतलब माहौल ठीक रहता है। और एक तो अपने यहाँ इंसान है जो ना उम्र 55 है, चाल बचपन है, हरकतें सारी बचपन है, समझ ही गए होगे। बीएन सर वो डोल्ड्रम समझते हो ना, ना इधर का ना उधर का, जिधर मजा आता है उधर ही शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। तो खैर शादीशुदा लोगों का मैं बहुत मजाक उड़ाता नहीं, क्योंकि भगवान ने उड़ा रखा है ऑलरेडी। मैं तो मस्त मौला आदमी हूं, जब मन किया बेटा क्लास लिया, जब मन किया सो गए, जब मन किया गाड़ी उठाए के चल गए, तो मैं मस्त मौला आदमी हूं। ऐसा ही होना भी चाहिए लाइफ में, है ना, स्ट्रेस नहीं लेना है जिंदगी में। सर्वेश सर बेटा वो मालिक्यूल में बिजी हैं, समझ रहे हो ना, उनका फार्मूला निकल ही नहीं रहा। कितने साल से फिजिकल केमिस्ट्री का फार्मूला पढ़ा रहे हैं, क्या है फार्मूले में। अच्छा सबसे अच्छी बात, आपको जब पढ़ाएंगे ना और जो मैं बोल रहा हूं याद आएगा, जैसे ही उन्होंने फार्मूला बोला 2 डिंपल इधर से निकलते हैं, है ना, और वो हमें लगता है डिंपल है, नहीं बेटा, बुढ़ापे में गाल ऐसे पिचक ही जाते हैं, है, वो डिंपल है नहीं, हमने तो बड़े, है ना, नहीं नहीं मेरा तो बेटा वो फैट है ना, फेस फैट बोलते हैं उसको। तो अभी देखना आप पढ़ोगे ना, कहा बेटा लिखो फार्मूला मोल का, और जैसे ही फार्मूला फार्मूला बोला उन्होंने, दोनों डिंपल इधर, मालिक्यूल में तो 3-4 निकल आते हैं डिंपल, तुम थोड़ा गौर से देखना उनको, है ना।
चलो नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ इन अमाइन के बाद नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, टाइम हो गया 11:30 तक है ना, 11:15। अच्छा सुनो, तो कल आपका ये थोड़ा सा बचा हुआ है, गुआनाडीन और एक और, मतलब 10 मिनट में वो हो जाएगा, और टॉटोमेरिज्म कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, कल इस वीक में बेटा फिनिश करना ही करना है। टाइम टेबल आपका बदला नहीं क्या? बदलेगा, वो वापस से वही हो जाएगा। ये बड़ी बकवास है टाइम टेबल, शुरू करते ही खत्म हो जाता है।